नमस्कार, मनी मास्टर के ताज़ा संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। आज के शो का विषय नया है, अनोखा है। आज हम बात करेंगे कंपनियों के विलय और अधिग्रहण पर, यानी मर्जर और एक्विजिशंस पर। क्या होता है इनमें अंतर, निवेशकों को ऐसे मौकों पर कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, पुराने तजर्बे क्या कहते हैं, ये सब कुछ समझेंगे आज के इस मनी मास्टर में। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। शेयर इंडिया के वीपी और हेड रिसर्च डॉक्टर रवि सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। रवि सर, हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 की इस खास श्रृंखला मनी मास्टर में। मुझे संदीप जी एक बार फिर से वापस बुलाने के लिए और अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बड़े M&A से जुड़े सौदों के बारे में बात करूं और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बनाना सीखने की ओर बढ़ूं, मैं कुछ बेसिक सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहता हूं। और ये इसलिए क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जो बेसिक जानकारी है पहले वो मिल जाए, फिर हम आगे सौदों की बात करेंगे और फिर स्ट्रैटेजीज भी समझेंगे कि कैसे बनानी चाहिए जब किसी कंपनी में या किसी शेयर में M&A यानी कि मर्जर या एक्विजिशन का अनाउंसमेंट होता है। तो सबसे पहले तो सर यही बताइए कि M&A यानी मर्जर्स और एक्विजिशंस के बीच अंतर क्या होता है? देखिए, सबसे सिंपल भाषा में मर्जर का मतलब होता है कि जो दो एंटिटी हैं वो मर्ज हो रही हैं। अब मर्ज होके वो सिंगल एंटिटी बनेंगी, एक नया नाम होगा या दोनों में से कोई भी एक नाम वो रख सकती हैं। तो मर्जर का मतलब होता है कि दो एंटिटी को एक होना, और एक होने के साथ ही जब नई कंपनी होती है या नया नाम रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक और कोई भी नाम ले सकते हैं, वो होता है मर्जर। अब आते हैं एक्विजिशन की बात करते हैं। एक्विजिशन में जनरली जब होता है, एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, और जो पुरानी जो जिस कंपनी को एक्वायर किया जाता है उस कंपनी की एंटिटी या फिर उसका जो भी सेटलमेंट होता है वो जो है वो उस दिन से खत्म हो जाता है और बड़ी कंपनी का ही अस्तित्व रह जाता है। तो मर्जर और एक्विजिशन में ये बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। मर्जर का मतलब है कि मर्ज होके एक कंपनी बनना, एक्विजिशन का मतलब है कि बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को या फिर बराबर की भी कंपनियों कोई एक कंपनी ही लीड करेगी। ठीक है, तो मर्जर यानी कि किसी दो एंटिटीज, दो कंपनियों का एक साथ मिल जाना, एक कंपनी बन जाना। और एक्विजिशन का मतलब होता है कि कोई बड़ी कंपनी या तो फिर बराबर की साइज की कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, उसका एक्विजिशन कर लेती है, तो उसे आप एक्विजिशन के तौर पे समझ सकते हैं। अब जरा हमने मर्जर और एक्विजिशन के बारे में तो समझ लिया। अब सर ये भी बता दीजिए कि आखिर ये जो M&As हैं होते क्यों हैं, यानी कि ये जो कंपनियां हैं आखिर मर्जर्स और एक्विजिशंस क्यों करती हैं? देखिए, सीधा सीधा इसका मतलब एक ही है, स्वार्थ एक ही है कि दो कंपनियां जब एक तरफ मर्ज हो रही हैं तो इसका मतलब है कि या तो वो सेम प्रोफाइल से होती हैं, या फिर अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, अपनी बुक वैल्यू को स्ट्रांग करने के लिए, जो दूसरी कंपनी लॉस में हो उसको सपोर्ट देने के लिए, उसके फाइनेंशियल्स को सुधारने के लिए मर्जर होता है। और एक्विजिशन जनरली जब कोई कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को या अपने को डेवलप करके बड़ी बनाती है तो वो बहुत सी छोटी कंपनीज को अपने साथ मर्ज करके एक सिंगल बड़ी एंटिटी बनाती है, जिसका कि इन्वेस्टर को भी फायदा मिलता है और जो फंड की रिक्वायरमेंट है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके कई बिजनेसेस खड़े हो जाते हैं। तो इसी वजह से कंपनियां अपने आप को बड़ा करने के लिए, और उसका फायदा इन्वेस्टर को भी होता है और कंपनीज को भी होता है, इस तरीके के मर्जर और एक्विजिशन के कार्यक्रम लेकर आती हैं। ठीक है, तो विस्तार के लिए यानी कि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए ये जो मर्जर्स हैं और जो एक्विजिशंस हैं वो किए जाते हैं। अगर कोई एक्विजिशन भी कंपनी करती है यानी किसी दूसरी कंपनी को भी खरीदती है, तो एक्विजिशन के अंदर भी मर्जर होता है, यानी कि खरीदने के बाद उस कंपनी का जो कारोबार है दोनों कंपनी का, उसको मिलाया जाता है, जोड़ा जाता है। तो एक्विजिशन के अंदर ही मर्जर आता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है केवल मर्जर किया जाता है, यानी कि जो दो एंटिटीज़ हैं वो अपना कारोबार मिलके चलाना चाहती हैं, या तो किसी थ्रेट की वजह से, किसी दिक्कत की वजह से, या फिर जिस तरह से इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही होती है तो दो कंपनियां, जैसे हमने वोडाफोन आइडिया का केस भी देखा था, दो कंपनियां एक साथ मिल गई थी और उसके बाद इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए उन्होंने इसका फैसला लिया था। आगे वोडाफोन आइडिया पे और भी ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अब जरा सर मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। मर्जर्स और एक्विजिशन में टारगेट कंपनी यानी जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है या जो कंपनी मर्ज हो रही है उसको खरीदना चाहिए, या फिर जो कंपनी खरीद रही हो या जिसमें दूसरी कंपनी का मर्जर हो रहा हो उसके शेयरों को खरीदना चाहिए? दोनों में किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहता है, जरा विस्तार से बताइए। संदीप जी, ये इस पूरे जो आपने पूरा जो आपका ये सेशन है उसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है।
इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए मर्जर एक्विजिशन में ही आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं और जनरली गलत डिसीजन, गलत शेयर को ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ऐसा बताता हूं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझिए कि एक कंपनी जो कि अपने लाइसेंसिंग के प्रॉब्लम को लेकर के वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, और बड़ी कंपनी उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाई होकर उसको अपने में मर्ज कर रही है, तो आपको ऐसे में छोटी कंपनी की इंपॉर्टेंस कितनी है वो उस बड़ी कंपनी के लिए, और अब आप छोटी कंपनी को खरीदेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब बड़ी कंपनी उसको खरीद रही है तो इसका मतलब वो अपने पैसे को खर्च कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ी कंपनी पे कम होगा, छोटी कंपनी जिसको एक्वायर किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, उस पे ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के ऊपर होता है, जिसका जिसका पलड़ा भारी उसका ही शेयर ज्यादा चलता है। अब जैसे बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप अगर छोटी कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर एक्वायर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जनरली छोटी कंपनीज के उन दौरान में शेयर जो है वो 40%, 50% और डबल तक हो जाते हैं। और जब ये सेटलमेंट होता है तो बड़ी कंपनीज को वो शेयर वैल्यू का नुकसान होता है। तो हमेशा जिसको एक्वायर किया जा रहा हो, उसमें एक्वायर जिसको करते हैं उस कंपनी को देखना चाहिए, जब मर्ज की बारी आए तो उस कंपनी को देखना चाहिए कि जो लीडिंग है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो लेकिन फिर भी अपने साथ मर्जर कर रही है, तो उसका डेंट कितना पड़ेगा उसकी वो बैलेंस शीट पे, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्वायर में हमेशा छोटी कंपनी को फायदा होता है, मर्जर में बड़ी कंपनी को ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके, जब एक्विजिशन होता है यानी कि जब कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीदती है किसी भी वजह से, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए या किसी और रीजन की वजह से, तो छोटी कंपनी जिसको अक्वायर किया जा रहा है, जिससे खरीदा जा रहा है, जो बड़े किसी ग्रुप के साथ, बड़ी दिग्गज कंपनी के साथ जुड़ रही हो, उसको ज़्यादा फायदा होता है। और जब मर्जर हो रहा होता है तो जो बड़ी एंटिटी है, जो बड़ी कंपनी है, साइज में दोनों के अगर कंपैरेटिवली आप देखें तो जो बड़ी कंपनी है उसको ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है सर, ये तो थ्योरेटिकली आपने बता दिया, ओवरऑल क्रक्स ऑफ द स्टोरी हमने समझ लिया कि कैसे होता है। अब मैं जरा कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ आपसे इसको समझना चाहूंगा। कुछ बड़े जो M&A डील्स हुई हैं, जो बड़े सौदे हुए हैं, उसकी बात करता हूं, उससे थोड़ी क्लैरिटी और आ जाएगी हमारे दर्शकों को कि आखिर जब M&A होते हैं तो किस तरह से शेयरों के प्राइसेस मूव करते हैं और किस तरह से उनमें रणनीति बनानी चाहिए। पहला एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं वो है HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का। 4 अप्रैल 2022 ये वो डेट थी जब HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर की घोषणा हुई थी। उस दिन HDFC बैंक का शेयर 10% चढ़कर बंद हुआ था, पर उसके बाद अगले 9 दिन तक शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली थी और 4 अप्रैल को 1722 रुपए ये इंट्राडे हाई था जो कि शेयर ने बनाया था। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे, जो आप चार्ट के जरिए देख भी सकते हैं, कि वो जो प्राइस है 1722 रुपए का, HDFC बैंक दोबारा अब तक तो नहीं छू पाया है। इसे आप कैसे देखते हैं सर? इससे एक आम या तो फिर जो रिटेल निवेशक है उसे क्या सीख मिलती है? ये सबसे बड़ा मर्जर था, इनफैक्ट अभी तक आप इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो उस लिहाज से एक दिन जब अनाउंसमेंट हुआ 10% शेयर में ऊपर की चाल देखने को मिली और उसके बाद 9 दिन लगातार वो जो शेयर है वो नीचे की ओर ही गिरता गया। इसे जरा विस्तार से बताइए। देखिए सबसे पहले संदीप जी, मैंने यही बताया कि इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी किस तरीके की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। वो जब किसी को एक्वायर करते हैं या मर्ज करते हैं तो इस बात का इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस पर लाइबिलिटी बन रहा है या उसके लिए रेवेन्यू सोर्स बन रहा है। अब इसको अगर समझते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। अगर कोई उसके ऊपर लाइबिलिटी बन रहा है तो ऑब्वियसली जो उस समय जो न्यूज आई है उसकी वजह से वो शेयर बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें गिरावट आ जाएगी। जहां तक बात आपने HDFC की है, तो देखिए दोनों साइड पे अगर देखते हैं तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो देखें तो बहुत स्टेबल हैं, और सिंपल एक कारोबार करने के लिए दोनों साइड पे कोई ऐसा नहीं है कि एक साइड का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है या एक साइड का रेवेन्यू बहुत कम है। स्टेबल कंपनी है तो मर्जर का कोई बहुत बड़ा बेनिफिट इन्वेस्टर को नहीं होने वाला, और इसी वजह से इस मर्जर की न्यूज से जो वोलेटिलिटी यानी कि जो उतार और चढ़ाव है वो ऊपर जरूर गया, लेकिन अल्टीमेटली वो फंडामेंटल पे सेटल डाउन हुआ और इसी वजह से बड़ी रैली नहीं बनी। हालांकि बैंकिंग सेक्टर ने बड़े रिटर्न्स दिए, लेकिन HDFC ने इस मर्जर और की वजह से थोड़े से फंडामेंटल में यहाँ पर इंपैक्ट आया और इसी वजह से उनमें बहुत बड़े रिटर्न्स यहाँ पर निकल के नहीं देखने को मिले। तो ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि अगर जब दो कंपनियों का जब भी
मर्जर या एक्विजिशन होता है, या खासतौर पे मर्जर की हम बात करें एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड की, तो इनमें दोनों ही कंपनियां स्टेबल हैं। कोई बहुत बड़ा फायदा ना तो एचडीएफसी बैंक को होगा ना एचडीएफसी लिमिटेड को होगा। यानी कि फायदे से मतलब ये हुआ कि इनके फंडामेंटल में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने आप में दोनों कंपनियां बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं। तो उस लिहाज से इस मर्जर का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, जिस वजह से पहले जब अनाउंसमेंट हुआ 4 अप्रैल 2022 को एकाएक शेयरों में ऊपर की ओर चाल देखने को मिली, लेकिन बाद में जब बाजार को इस चीज़ की समझ लगी कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा इस मर्जर के अनाउंसमेंट से, तो बाद में हमने देखा 9 दिन तक लगातार दोनों के जो शेयर हैं उनमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। एक और एग्जांपल लेते हैं सर, इसी तरह अगर हम अदानी ग्रुप की बात करें तो मई 2022 में एसीसी अंबुजा यानी होलसिम के भारत के सीमेंट कारोबार को $6.5 अरब में खरीदने की घोषणा की गई थी, जो कि अदानी एंटरप्राइजेस के जरिए किया गया था। अदानी एंटरप्राइजेस इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, जो कि हम देखते हैं कि लगातार बड़े बिजनेसेस खड़े करती है या खरीदती है, फिर बाद में उन्हें अलग एंटिटीज में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर उनकी लिस्टिंग भी कराई जाती है, वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन हमने देखा कि मई में अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 2106 रुपये के आसपास का था, और जब सितंबर 2022 में ये जो एसीसी अंबुजा वाली डील पूरी हुई तो अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर जो 2100 पे जब डील का अनाउंसमेंट हुआ था वो बढ़कर 3702 रुपये के आसपास पहुंच गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप या बिजनेस घराना एमएनए के जरिए किसी नए कारोबार में एंट्री लेता है तो सौदा पूरा होने तक की अवधि के लिए शेयर में खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल संदीप जी, देखिए जिस हिसाब से उसके फंडामेंटल डेवलप हो रहा है, अब मैं इस केस को थोड़ा सा और जो है वो ऑपरेशन करता हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। पहली बात है कि जब एसीसी और अंबुजा सीमेंट का जो जो मर्जर की बात हो रही थी उसमें अदानी ग्रुप का जो इन्वॉल्वमेंट था वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया कि वहां पर फंड की शॉर्टेज और खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और वैसे भी ये कंपनीज मार्केट लीडर थी, लेकिन कहीं ना कहीं से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें कमी रह गई, और जो आगे जो जिस हिसाब से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तो उनको अपना डेवलपमेंट करने के लिए इन चीजों की जरूरत थी। और जब ये मर्जर हुआ तो उसका फायदा इस चीज का मिला, और ये बेस पॉइंट रहा जिसकी वजह से आपने अदानी ग्रुप में और खास तौर से अंबुजा या एसीसी के स्टॉक्स को भी अगर देखते हैं तो उनमें भी बड़ी रैली इसी वजह से बनती हुई नजर आई, क्योंकि जो दिक्कतें थी वो दूर होते हुई नजर आई और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वहां पर बढ़ा। तो पिछले एग्जाम्पल से ये करंट एग्जाम्पल इसीलिए फिट बैठता है कि अगर बड़ा ग्रुप एक्वायर कर रहा है वो तो है ही है, लेकिन बड़े ग्रुप के साथ में उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फंडामेंटल की जरूरत है वो भी जरूरतें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से ये तेजी का दौर देखने को मिला। सर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अदानी समूह जिसने एसीसी अंबुजा को खरीदा था, क्योंकि एसीसी अंबुजा की दिक्कतें थी, वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे, जो अड़चने थी वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती, जिससे अदानी एंटरप्राइजेस को तो फायदा मिला ही मिला, वो नए बिजनेस में एंटर किए। एसीसी अंबुजा के शेयर भी इसी वजह से चलते हुए नजर आए कि उनकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी इस अधिग्रहण से। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, थोड़ा सा अलग है हालांकि ये अदानी एसीसी अंबुजा वाले केस से। वो है रुचि सोया का, जिसे पतंजलि समूह ने दिवालिया प्रक्रिया के जरिए खरीदा था। दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने के बाद जब रुचि सोया के शेयर की ट्रेडिंग शुरू हुई थी तब शेयर की कीमत 16 रुपए के आसपास की थी, पर जब इसे पतंजलि ग्रुप ने खरीदा और शेयर की दोबारा ट्रेडिंग शुरू हुई, जब खरीदा गया था तो शेयर ने 1500 रुपए तक की ऊंचाई को भी छुआ था। अब यह शेयर पतंजलि फूड्स के नाम से ट्रेड करता है। इस सौदे से सर क्या ये टेक अवे लेना चाहिए कि जब कोई बड़ा नाम किसी दिवालिया कंपनी के साथ जुड़ता है या उस दिवालिया कंपनी को कोई जानी मानी कंपनी खरीद लेती है तो निवेशकों को उस दिवालिया कंपनी के शेयरों में पैसा लगा देना चाहिए? देखिए इस सवाल को, आपके इस केस को अगर समझते हैं तो थोड़ा सा आप डिटेल में देखिए। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि जब बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को की तरफ जाती है तो उसकी ब्रांड वैल्यू, उसकी इमेज का एक इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर अगर रुचि सोया की बात करें तो उनका जो मैनेजमेंट था, उनका जो स्पेकुलेशन ट्रेडिंग को लेकर के था, या फिर ये कहे कि जो शेयर प्राइस थे वो काफी हद तक मैनिपुलेटिव थे, जिसकी वजह से यहां पर ये उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को मिला। इन्वेस्टर को बड़े लॉसेस हुए और कॉन्फिडेंस गेन जो है वो खत्म हुआ। जब पतंजलि ने इसको एक्वायर किया और चूंकि उनके फंडामेंटल, उनकी फैक्ट्रीज जो है वो स्टेबल थी और पतंजलि वहां से ही उठा सकता था, तो इसी वजह से उसका फायदा उस ग्रुप में देखने को मिला। और पतंजलि फूड उस समय लिस्टेड नहीं था, और लिस्ट होने के बजाय उन्होंने एक्वायर करके अपने प्रोडक्ट को शो करने की कोशिश की, जिसका फायदा और जिसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी मार्केट में पहले से बिल्डअप था, जिसकी वजह से पतंजलि फूड के एक्वायर करते ही आपको शेयर में वो बड़ी तेजी देखने को मिली जो पतंजलि फूड के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशन थी।
ठीक है, चलिए ये तो बात हुई कि एक बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को खरीदा और छोटी कंपनी के शेयरों में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली, रीजंस आपने एक्सप्लेन कर दिए। अब जरा इससे थोड़ा उल्टा एक एग्जांपल लेता हूं कि कंपनी ने खरीदा, उसके बाद उसे जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखी, और ये मैं बात कर रहा हूं विंड पावर कारोबार से जुड़ी कंपनी सुजलॉन एनर्जी की, जिसके बारे में आई थिंक स्टॉक मार्केट में काम करने वाला हर कोई बंदा जानता होगा। ये एक मल्टीनेशनल एनर्जी कंपनी है जिसने कारोबार विस्तार के लिए 2006 में हैंसन ट्रांसमिशन को और 2007 में जर्मनी की कंपनी है रीपावर को खरीदा था। पर 2009 में इस कंपनी पर कुल 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया था। माना जा रहा था कि अधिग्रहण से कंपनी को नई तकनीक मिलेगी जिससे कारोबार की ग्रोथ होगी, लेकिन आलम यह था कि जनवरी 2008 में 390 रुपए का हाई लगाने वाला सुजलॉन एनर्जी का शेयर आज 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये जो भाव है मैं आपको बता रहा हूं, ये एडजस्टेड प्राइसेस हैं जो एडजस्टमेंट के बाद हैं। तो सर, क्या इससे ये समझना ठीक होगा कि भले ही अधिग्रहण से किसी कंपनी को फायदा हो रहा हो, पर वो अधिग्रहण अगर कर्ज लेकर किया गया हो, जैसा कि हमने सुजलॉन की अभी बात करी, तो वो घाटे का सौदा साबित हो सकता है? संदीप जी, आप आज जिस तरीके के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं उसमें कोई केस आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। सर, मैं आज और बहुत पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ये टॉपिक थोड़ा ना अलग है, लेकिन मैंने आपको याद होगा शुरुआत में भी कहा था कि ये थोड़ा अनोखा और अलग टॉपिक है और शायद कंफ्यूजिंग भी है इससे, और कंफ्यूजन इसलिए भी बढ़ जाता है, जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक का भी केस लिया था। जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उस दिन शेयर हमने देखा 10% चला था, लेकिन उसके बाद 9 दिन लगातार गिरा, तो लोगों ने काफी ज्यादा हाथ अपने जलाए हैं, पैसा उसमें गया भी है। ये जो मर्जर एंड एक्विजिशन है सर, ये प्रोसेस समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए भी क्योंकि इसमें केसेस बहुत तरह के होते हैं। इसलिए मैंने कोशिश ये करी है सर कि मैं हर तरह का केस सामने रख सकूं, जिससे हमारे जो दर्शक हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको हर पहलू समझ आए और उसके बाद ही वो ऐसे अनाउंसमेंट के बाद ट्रेड करें। जी बिल्कुल, तभी तो बिल्कुल आपके मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ कि भारत में एक इकलौता शो है जो इस तरीके का आप कर रहे हैं, क्योंकि मर्जर एक्विजिशन पे इतने डिटेल शो आज तक फिलहाल तो मेरी नजर में मुझे देखने को भी नहीं मिले, और मैंने ऐसे किए भी नहीं है। तो बिल्कुल जरूरी है लोगों को ये समझाना। चलिए सर, आप जुड़ते हैं, आप मार्गदर्शन करते हैं, इसी की बदौलत है कि हम ऐसे शोज बना पाते हैं और हमारे दर्शकों को जागरूक कर पाते हैं, उनकी समझ को और सहज बना पाते हैं। जी बिल्कुल। अब अगर देखिए, सुजलॉन के केस में आपने बिल्कुल सही बताया, लोगों के हाथ जले हैं, बहुत से लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो हम लोग कहीं भी अगर प्रोग्राम करते हैं या कहीं, हमारे पास बहुत से इन्वेस्टर आते हैं जो कि सुजलॉन एनर्जी की जब बात आती है तो उनकी हार्ट बीट और जो है वो काफी बढ़ जाती है कि उनके पैसे तो डूब गए, क्या वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन जिस हिसाब से सुजलॉन कंपनी अभी लॉस पे लॉस देती जा रही है, उससे ये क्लियर एक अंदाजा लगता है कि अगर इस तरीके की कंपनी अगर कोई एक्विजिशन कर्ज लेकर के करती है तो उसका कोई भी एक्विजिशन का फायदा नहीं है। इनफैक्ट उसी समय जग जाइए, अगर उसमें निवेश किया है तो वहां से भी अपनी दूरी बना लीजिए, क्योंकि अगर कंपनी का रेवेन्यू नहीं है और वो कर्ज लेकर किसी को एक्वायर कर रही है तो कर्ज चुकाने में ही उसके जो प्रॉफिटेबिलिटी वो खत्म हो जाएगी, तो आपको यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी को उसी समय रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, मतलब कर्ज लेके अगर कोई कंपनी अधिग्रहण करती है और खासतौर पे ऐसी कंपनी है जहां से खुद का रेवेन्यू नहीं बढ़ता है, तो उससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। ये तो बात हुई सर सुजलॉन की, जो कि छोटी कंपनी थी, मतलब जिसका साइज शायद इतना बड़ा नहीं था। अब मैं दो ऐसे एग्जांपल आपके सामने रखता हूं जो कि एक बड़े ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनके खुद के ब्रांड बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक्विजिशन किए उसमें दिक्कतें आती हुई दिखी। मैं बात कर रहा हूँ टाटा ग्रुप की, जिसने एक तो जेएलआर को खरीदा था और दूसरा कोरस को खरीदा था, जो इनके लिए शायद आज भी गले की हड्डी या सिरदर्द बने हुए हैं। इससे लंबे समय तक टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के शेयरों पर काफी दबाव देखने को मिला था। यानी कर्ज लेकर किए गए बड़े अधिग्रहण बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए भी दिक्कत पैदा कर देते हैं। इससे शेयरों में ट्रेडिंग या निवेश की रणनीति के लिहाज से क्या सीखने को मिलता है? सुजलॉन का केस तो हमने समझ लिया, लेकिन जो बड़े बड़े जो घराने हैं, बिजनेस घराने हैं, अगर वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा कर्ज लेकर कोई एक्विजिशन करते हैं तो उससे किस तरह से अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जो निवेश की स्ट्रैटेजी है, वो बनानी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टाटा ग्रुप जब किसी को एक्वायर करता है तो हमेशा उसके नंबर्स को नॉक नॉक करके ही एक्वायर देखने को मिलता था। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुई कि जो टाटा की एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो खुद टाटा कंपनी के जो ग्रुप्स थे और जो जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा जितनी थी, उससे कहीं ज्यादा का जो है वो एक्विजिशन करने पे टाटा को पूरा का पूरा जोर लगाना पड़ा। और उसकी वजह से आज भी अगर शेयर के प्राइसेस को देखते हैं तो वो जो उनका लोन था या फिर जो कर्ज था, उसकी वजह से अभी भी दबाव
बना है, बैलेंस शीट पे अभी भी इंटरेस्ट की इनकम या फिर एक्सपेंसेस जो है वो कम नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ स्ट्रक्चर काफी बुरे हालात में पहुंच गया। तो बिल्कुल आपने संदीप जी सही कहा, अगर इस तरीके के पोजीशन चाहे बड़ा ग्रुप करे या छोटा ग्रुप करे, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उससे रेवेन्यू हो रहा है या फिर आपके लिए वो लाइबिलिटी बन रहा है। अगर कोई भी आपके लिए लाइबिलिटी बनता है, एक अच्छे खासे ग्रुप को भी वो डुबा सकता है। तो इस तरीके की चीजों में हमेशा जो है वो इन्वेस्टर फंस जाते हैं। और स्टॉक्स के नाम पर मत जाइए, जरूर देखिए कि उससे उस कंपनी को फायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि शेयर का मतलब भी है कि आप किसी कंपनी का जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप भी उसके ओनर ही बनते हैं। तो आप एग्जैक्टली। ओनर होने के नाते भी इस बात को जरूर ध्यान दीजिए। चलिए, तो ये चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है, कोई भी कंपनी अगर खरीदती है, चाहे वो छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बड़ा घराना है, ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो जो कंपनी खरीदी गई है वो लाइबिलिटी तो नहीं बन जाएगी, यानी सिरदर्द तो नहीं बन जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं खड़ी कर देगी, या आपके बिजनेस में एड ऑन करेगी, या आपके कारोबार के विस्तार में मदद करेगी। ये दो अहम सवाल हैं जो आपको सबसे पहले पूछने चाहिए जब आप किसी भी M&A वाली कंपनी से जुड़ी हुई कोई भी शेयर में निवेश या ट्रेडिंग करने की शुरुआत करते हैं। सर, ये तो बात हुई पास्ट के एग्जांपल्स की जो हमने अभी तक देखे हैं, जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं। अब जरा प्रेजेंट की ओर बढ़ते हैं। टाटा ग्रुप की तरह ही अब RIL और अदानी ग्रुप बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं, और वो भी कर्ज लेकर। इनफैक्ट हमने अदानी ग्रुप की तो बात करी भी है। अदानी ग्रुप के ऊपर हम सब जानते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। खासकर अगर हम अदानी ग्रुप की बात करें तो पूरे समूह पर हम देख रहे हैं कि जो कर्ज की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता पैदा कर रही है। पर इस ग्रुप के शेयरों में तो तूफानी तेजी है। क्या इनके शेयरों का भी टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसा हाल हो सकता है? कोई ऐसी आशंका है? क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा लेके इन्होंने एक्विजिशंस किए हैं। अभी तक तो इन्होंने शेयरों ने सस्टेन कर लिया ऊपर के लेवल पर। अदानी एंटरप्राइजेस की हमने बात भी करी, जब एक्विजिशन किया था उसके बाद से काफ़ी अच्छे गेंस बन भी गए। कोई ऐसा डर, कोई ऐसी चिंता या आशंका आपको लगता है कि टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसा हाल अदानी ग्रुप के शेयरों का भी हो सकता है? देखिए, जो भी लोन लेता है और बड़े लोन लेता है तो ऐसी आशंकाएं हमेशा पनपती रहती हैं, बनती रहती हैं। और जब तक ऐसे में क्या होता है, चेन चलती रहती है तब तक तो वो स्टॉक परफॉर्म करता है, लेकिन जब चेन रुक जाती तो प्रॉब्लम होती है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही अदानी जी का खुद स्वयं इंटरव्यू देख रहा था किसी चैनल पे। तो उन्होंने उनसे सेम सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी बढ़िया आंसर दिया, जिसे इन्वेस्टर को जरूर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, जानना चाहिए। और उन्होंने ये बात कही कि अभी फिलहाल हम जितना कर्ज ले करके, लोन ले करके हम ग्रुप को डेवलप कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा अभी डेट नहीं खड़ा हुआ, यानी कि रेवेन्यू भी उस हिसाब से उनको डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से वो उनको उस लोन की उतनी बड़ी चिंता नहीं है। लेकिन अगर ये रेवेन्यू यहाँ पर घटता है, कंपनी के जो जिस हिसाब से ग्रोथ है वो अगर उस फंड की वजह से नहीं हो पाती है तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो आपके सामने एग्जांपल है, मैं पीछे बहुत नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सहारा ग्रुप को आपने देखा कि जिस हिसाब से वो डेवलप कर रहे थे और उसके बाद कर्ज की दौर में फंसते गए और उसका जो हर्ष हुआ, तो इस तरीके के हालात जरूर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी अदानी ग्रुप के जिस हिसाब से स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, मार्केट वैल्यूएशन बढ़ रहा है, और खास तौर से यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि उन कंपनीज की आज जिस हिसाब से जरूरतें हैं उस हिसाब से वो प्रोडक्ट की सप्लाई दे रहे हैं। आप अदानी गैस में देख लीजिए, ग्रीन में देख लीजिए, पावर में पोर्ट्स देख देख लीजिए, लीजिए। तो वहां से रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वहां से रेवेन्यू आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लोन पे करने में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये देखने लायक बात है कि अगर कर्ज लेके एक्विजिशन किया जा भी रहा है, बड़ी कंपनी खरीदी जा भी रही है, तो क्या उससे रेवेन्यूज यानी आय और मुनाफा हो रहा है, जो कि आप अपना कर्ज की सर्विसिंग करने में यानी कर्ज का भुगतान करने में आपको दिक्कतें ना हो, तो कर्ज लेके भी एक्विजिशन करना कोई ज़्यादा दिक्कत या परेशानी की या कोई दिक्कत की बात नहीं हो सकती है। सर, एक लास्ट केस आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़ा सा अलग है इन सब से जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए हैं, और वो है वोडाफोन आइडिया का, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी आइडिया के साथ वोडाफोन इंडिया का मर्जर किया गया था, जिसे VI या वोडाफोन आइडिया का नाम दिया गया था। पर यह मर्जर भी कंपनी के वित्तीय हालात को सुधारने में असफल रहा। आलम यह है कि अब सरकार का बकाया चुकाने के लिए कंपनी अपना हिस्सा, अपनी इक्विटी है वो सरकार को ट्रांसफर कर रही है। हालांकि ये मामला भी लटक गया है, सरकार अपना जो इक्विटी है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। पर फर्ज कर लीजिए कि सरकार ये जो 33% हिस्सा उनको ऑफर किया जा रहा है वो ले भी लेती है, तो उस स्थिति में वोडाफोन आइडिया के शेयर में क्या और कैसे रणनीति तैयार करनी चाहिए? देखिए, काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है संदीप जी। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि पहली बात है कि जब आदित्य बिरला
ग्रुप ने एक्वायर किया वोडाफोन के साथ में, जब मर्जर हुआ, तो उन्होंने इस बात का शायद कभी ध्यान नहीं दिया, या कभी उनके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि ये कहीं ना कहीं से उन सरकारी चक्करों में फंस जाएगी, या फिर जो लाइसेंसिंग की लेकर के, जो फीस को लेकर के प्रॉब्लम है, वो बड़ी खड़ी हो जाएगी, और वो इतनी बड़ी खड़ी हो जाएगी कि उससे कंपनी की ग्रोथ रुक जाएगी। अब पिछले 2 साल 3 साल से ये मामला जो चल रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि कंपनी के हालात और कस्टमर दोनों साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में अगर 33% हिस्सा बिक भी जाता है तो भी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये एक्विजिशन हो जाता है तो आप ये समझिए कि ये शेयर बहुत रॉकेट हो जाएगा, फंडामेंटल सुधर जाएंगे। उसके लिए बड़ी निवेश और बड़ी रणनीति की जरूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक उसके कंपेयर में मार्केट काफी आगे निकल चुका है। जियो और भारती एयरटेल, उनके कॉम्पिटिटर ने काफी हद तक मार्केट कैप्चर कर लिया है। तो इतना आसान नहीं है, अगर आप इमीडिएट निवेश करने की सोचते हैं तो आप फंस सकते हैं। तो ऐसे, क्योंकि चूंकि वहां पर आपके कंपटीशन किससे है, आपका कॉम्पिटिटर कौन है, आप कितना रेवेन्यू डेवलप कर पाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि सोच समझ कर ही निवेश करना चाहिए। ठीक है सर, ये चर्चा काफ़ी लंबी खिंच गई है। मैं आखिरी सवाल आपके सामने रखता हूँ, और अभी तक हमने जितने भी मामले डिस्कस किए हैं उनका एक निचोड़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कोई कंपनी मर्जर या एक्विजिशन की घोषणा करती है तो उस कंपनी में ट्रेडिंग या निवेश की रणनीति बनाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? मुझे लगता है उसके लिए संदीप जी, पूरा प्रोग्राम आपको 2-3 बार, जो दर्शक देख रहे हैं उनको देखना चाहिए, और हर एक क्वेश्चन से एक एक पॉइंट अगर नोट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पर, मैं इन शॉर्ट समरी में अगर कोशिश करता हूं बटोरने की, तो आप समझ लीजिए कि आप जब भी एक्वायर कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वो रेवेन्यू देगी या नहीं देगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फैक्टर होना चाहिए। दूसरा, ऐसा तो नहीं कि वो वोडाफोन आइडिया की तरह किसी कंट्रोवर्सी में पड़ी हो। तीसरा, कि ऐसा नहीं कि उस कंपनी की ऑलरेडी इतनी इमेज खराब हो कि उसकी इमेज का असर आपकी बड़ी कंपनी को एक्वायर करने में भी चली जाए। तो इंपॉर्टेंट यही है कि अगर रेवेन्यू आपको मिल रहा है और आपको ग्रोथ उससे बढ़ सकती है, तो आप चाहे लोन लेके करिए, आप अपना पैसा लगा के करिए, उस शेयर में ऑटोमेटिकली तेजी होगी। लेकिन अगर वो कंपनी रेवेन्यू नहीं दे रही, अपने लाइसेंसिंग प्रॉब्लम में फंसी हुई है, तो ऐसी कंपनी को एक्वायर करके आप अपने पैसे को भी डेफिसिट की तरफ डाल रहे हो। तो ऐसे में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस कम है। चलिए, तो मर्जर एंड एक्विजिशन यानी कि कोई भी अगर कंपनी किसी के साथ मर्ज हो रही है या खरीद रही है दूसरी किसी कंपनी को, तो इन पैरामीटर्स का आप जरूर ध्यान रखिए जो कि रवि सर ने आपको अभी भी बताए हैं। उसके बाद ही आप कोई भी ट्रेडिंग या निवेश से जुड़ी हुई स्ट्रैटेजी उस शेयर में बना सकते हैं। रवि सर, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनी मास्टर की इस खास श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, और बहुत ही आसान तरीके से कंपनियों के विलय और अधिग्रहण की घोषणा के आधार पर शेयरों में निवेश की रणनीति बनाने में हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो मनी मास्टर में आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि दर्शकों की समझ को सहज बनाने की मनी मास्टर की ये खास पहल से जुड़ा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हमारा आज का ये शो आपके लिए निवेश की रणनीति बनाने में कितना मददगार साबित हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप शेयर बाजार से जुड़ा और कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं। तो मिलते हैं मनी मास्टर के अगले एपिसोड में बाजार के एक और एक्सपर्ट के साथ, शेयर बाजार से जुड़े एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी9, और हाँ, मनी9 के मोबाइल ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। नमस्कार।